हाँ जी बेटा, ये जो टॉपिक है ना हमारा आज का, मिन्सबर्ग 6 ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ़िगरेशन, ये बेसिकली हम अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम इसको एडजस्ट करते हैं व्हेन एवर इट इज नीडेड। ठीक है। अच्छा, इसमें डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है और किस किस्म की मार्केट में डील करती है। देखें जी, आपकी बुक में जो सेंटेंस दिए हुए हैं, मिन्सबर्ग आइडेंटिफाइड 6 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ़िगरेशंस, each having a different mix of the building blocks. He suggested that the most suitable organizational configuration would depend on the type of complexity of the work done by the entity. ये बात मैंने अभी आपको कही है कि डिपेंड करता है उस ऑर्गेनाइजेशन की नेचर पर कि वो किस किस्म की प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं। प्लस सेकंड ये चीज डिपेंड करती है कि वो किस किस्म की मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं। कि मार्केट अगर कोई बहुत स्ट्रिक्ट मार्केट है या बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट है, तो फिर वहां पे हमें अपना जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, जो ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्फ़िगरेशन का पैटर्न है, उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। दे आर 6 सिंपल स्ट्रक्चर, 2 मशीन ब्यूरोक्रेसी, 3 प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी, डिविजनलाइज्ड फॉर्म, एडहोक्रेसी एंड मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा बेटा, ये जो सिंपल स्ट्रक्चर है, दिस इज फाउंड इन एन एंटरप्रेन्योरल कंपनी। क्योंकि एंटरप्रेन्योरल ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बताया था कि एक बिल्कुल स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होती है। नॉर्मली इसमें वन पर्सन ही इसको लीड कर रहा होता है, इनका कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं होता। और एंटरप्रेन्योरल ऑर्गेनाइजेशन का स्टार्टिंग में, यस, एंटरप्रेन्योरल ऑर्गेनाइजेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम एक्सपैंड कर जाती है बहुत, और उसमें जो आपकी कंपनी है वो बहुत ग्रो कर जाती है, तो फिर वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। बट स्टार्टिंग में यूजुअली एंटरप्रेन्योर जो कंपनी होती है वो स्मॉल होती है, तो इसलिए हमें सिंपल स्ट्रक्चर चाहिए होता है। सेकंड है जी मशीन ब्यूरोक्रेसी। इन अ मशीन ब्यूरोक्रेसी द टेक्नो स्ट्रक्चर इज द डोमिनेंट एलिमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। The technostructure is the dominant element in the organization. The entity is controlled and regulated by the bureaucracy, and the emphasis on the control through regulation. Means कि मशीन ब्यूरोक्रेसी वो है जो रूल्स रेगुलेशंस पे चल रही होती है। मीन्स कि कुछ फिक्स पैटर्न डिजाइन हो गया एक दफा और वो अप्रूव हो गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, तो अब वो उन फिक्स पैटर्न्स पर ही चलते रहेंगे। अब हमें मजीद उसमें कोई बहुत ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। It is difficult for an entity with this type of organization to react quickly to environmental change. Yes, इस organization चूंकि एक फिक्स रूल्स रेगुलेशन पर चल रही होती है, तो अक्सर ये प्रॉब्लम होता है कि इसको रन करने में जो चेंज को अडॉप्ट करना है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है या टाइम टेकिंग होता है। This structure is therefore more suitable for entities that operate in a stable business environment. Yes, ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन वहां बहुत सक्सेसफुल होती हैं जहां पर बिजनेस एनवायरनमेंट स्टेबल रहे, हर वक्त कुछ ना कुछ चेंज ना करना पड़े। मीन्स के ऐसी मार्केट्स जहां पे कंपटीशन कम हो। नंबर टू, अगर कंपटीशन है भी सही तो स्टेबल है, कोई ज्यादा चेंज नहीं आ रहा। तो ये मशीन ब्यूरोक्रेसी जो एक दफा रूल्स रेगुलेशन बन जाते हैं, उन फिक्स रूल्स रेगुलेशन पे चलती है, तो उसके लिए एक बस यही बात एक बड़ा एडवांटेज है कि हमें उसको चलाना नहीं पड़ता, वो खुद चल रही होती है। मीन्स के इसमें जो लीडरशिप है, जो मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट है, उसका कोई बहुत एक्टिव रोल नहीं होता, और ये अपने एक फिक्स पैटर्न पर चलती रहती है। जी, द थर्ड टाइप देखें, प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी। ये मैं आपको सिंपली बता दूं कि ये जो प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी होती है, ये बेसिकली हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल इसको रन कर रहे होते हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको एग्जांपल दी थी, क्या कहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो अपनी फर्म रन करते हैं, लॉयर्स जो अपने अपनी वो जो उसको लीगल फर्म जो रन कर रहे होते हैं, डॉक्टर्स जो अपना क्लिनिक या किसी हॉस्पिटल का पार्ट होते हैं, ये सारे प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी में आ जाते हैं। इसी तरह से कॉलेजेस जो ज्यादातर टीचर्स की की बेस पर चल रहे होते हैं, तो ये जो हाईली प्रोफेशनल, जो हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल जो लोग होते हैं, ये प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी उसके लिए यूज की जाती है। The next is a divisionalized form. In this type of structure, the middle line is the dominant element. क्योंकि डिविजनलाइज्ड जो फॉर्म होती है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बड़ा होता है, और वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफरेंट डिविजन्स में डिवाइड की हुई होती है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को डिविजनल मैनेजर्स रन कर रहे होते हैं।
और वो पावरफुल होते हैं, वो डिसीजन भी लेते हैं अपने डिवीजन के बारे में, और उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिविजनलाइज स्ट्रक्चर होता है। देखें बुक में लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में, देयर इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ पावरफुल एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स। अब देखें जैसे फॉर एग्जांपल नेस्ले है, वो डिविजनलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, कोका कोला है, डिविजनलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि इनके ऑपरेशंस जो हैं वो डिवीजन लेवल पर इसके डिसीजंस हो रहे होते हैं, और ये हमेशा वेरी कर रहे होते हैं वन डिवीजन टू अनदर डिवीजन। तो ये यहाँ पे जो है ना मिडिल लाइन जो है वो मैनेजमेंट, मिडिल लाइन मैनेजमेंट वो बहुत स्ट्रांग होती है। जी नेक्स्ट देखिए बेटा, एडहोक्रेसी। मिन्सबर्ग आइडेंटिफाइड अ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन that he called an adhocracy. This is an organization with a complex and disordered structure. Complex and disordered structure, making extensive use of teamwork and project-based work. This type of organization will be found in a complex and dynamic business environment. अब यहाँ पे दो इन बातों का आपने याद रखना है। नंबर वन, कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा आप देखें कि इसके जो ऑपरेशंस होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसकी जो ऑपरेशंस हैं, जो इसका स्ट्रक्चर है, वो बेसिकली काफी कॉम्प्लेक्स किस्म का स्ट्रक्चर होता है। उसमें टीम्स एक दूसरे पर डिपेंड कर रही होती हैं, रिलाई कर रही होती हैं, और बहुत स्ट्रांग टीम वर्क चाहिए होता है, प्रोजेक्ट बेस्ड एक्टिविटीज चल रही होती हैं। These organizations might establish working relationship with external consultancies and experts. The support staff element and can therefore be very important. अच्छा यहाँ पर बेटा एक बात याद रखनी, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, मुझे ना जहन से वो नाम निकल गया है। ये जो मुल्तान में मेट्रो स्टेशन और ये मेट्रो बस वाला जो पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ था, इसमें ना जिन कंपनीज ने काम किया था, मेरे ख्याल में एक कंपनी का नाम था जेड के कंस्ट्रक्शन या कुछ इस तरह से ना। तो मैं उनमें से एक कंपनी को थोड़ा सा मुझे इंट्रोडक्शन पता लगा था। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट बेस चलते हैं ना, इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वहां पर एडहोक्रेसी का रूल चल रहा होता है। एडहोक्रेसी का क्या मतलब है कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, डिसऑर्डर स्ट्रक्चर होता है, और आपको बहुत स्ट्रॉन्ग टीम चाहिए होती है प्रोजेक्ट बेस्ड। अब वो जो जेड के, मुझे ऐसे नाम जेन से निकल, हम अज्यूम कर लेते हैं कि उसको क्या कहते हैं, जेड के कंस्ट्रक्शन कंपनी है। उसके जब मुल्तान में मेट्रो बन रही थी उस वक्त उस कंपनी के 11 प्रोजेक्ट चल रहे थे पूरे पाकिस्तान में, 11 प्रोजेक्ट्स। हर प्रोजेक्ट की अलग अलग टीम्स थी, और एक टीम के अंदर फॉर एग्जाम्पल मुल्तान की एक टीम है, तो उस टीम के अंदर फर्दर 6-7 टीमें काम कर रही थी। अब ये बेसिकली मेरा ख्याल है कि शायद 22 किलोमीटर का एरिया इन्होंने वो की कवर किया मेट्रो बस के लिए। ये जो पूरा ये फ्लाईओवर जो इसका बना हुआ है, मेट्रो का जो रूट बना हुआ है, ये मेरा ख्याल है 22 किलोमीटर है। 22 किलोमीटर में से शायद 11 किलोमीटर मिला हुआ था जेड के कंस्ट्रक्शन को। अच्छा, उस 11 किलोमीटर के अंदर 7 टीम्स बनी हुई थी। एक टीम के अंदर फिर 7-8 मेंबर थे। 7-8 मेंबर है मैनेजमेंट के, एडमिनिस्ट्रेशन के, जो लेबर है वो अलग है। तो देखो ये ऐसी, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस काफी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, इनके जो स्ट्रक्चर हैं वो कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, और अक्सर डिसऑर्डर चल रहे होते हैं। तो ये एडहोक्रेसी में आपको बहुत लाइक एक्सपर्ट किस्म के लोगों को इस ऑर्गेनाइजेशन को रन करना पड़ता है, बहुत एक्सपीरियंस लोगों को इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन को रन करना पड़ता है। चीजें आसान नहीं होती एडहोक्रेसी जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जो एडहोक्रेसी की बेस पर चल रही होती हैं। जी बेटा नेक्स्ट देखें, द लास्ट वन, इन द मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन। इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑल द मेंबर्स शेयर अ कॉमन सेट ऑफ बिलीव्स एंड वैल्यूज। There is usually an unwillingness to compromise or accept change. ये एक बड़ा देखना डिफरेंस सा पॉइंट है कि unwilling to compromise or accept change. This type of organization is only appropriate for small entities to operate in simple and fairly static business environment. मैं अगर आपको इसकी छोटी सी एग्जांपल दूं मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन की, तो आप यूं कह लें कि छोटे लेवल पर स्टार्ट होने वाले जो कुछ स्कूल हैं, या छोटे लेवल पे स्टार्ट होने वाली कुछ अकेडमीज हैं, या छोटे लेवल पे स्टार्ट होने वाले कोई भी और बिजनेस, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस को जानता हूँ, आप लोग भी जानते हैं, बहुत कॉमन सी चीजें होती हैं ये।
एक मैं एक कंपनी को, कंपनी नहीं कह सकते, छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करते हैं कि ये जो क्या कहते हैं, वो जो क्या कहते हैं क्रैकर्स होते हैं, पापड़ जिसको कहते हैं, ये जो बच्चे शौक से लेके खाते हैं, 5-5 रुपए का पैकेट होता है, 10 रुपए का पैकेट होता है, वो मैं एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन को आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि पापड़ फ्राई करते हैं और पापड़ को पैक कर देते हैं, लेकिन वो कंपनी अननोन है, कोई ब्रांड ब्रांड नहीं है। अब वो होता क्या है कि वो एक दिन में 4-5 किलो 10 किलो पापड़ फ्राई करते हैं, उसकी पैकिंग करते हैं और उनके सेल्समैन जाकर उसको गली मोहल्लों की दुकानों पर दे आते हैं। अच्छा, इसी तरह से मैं एक और कंपनी को जानता हूँ, वो क्या करते हैं कि सर्फ बनाते हैं छोटे लेवल पर। अब जैसे सर्फ एक्सेल है, ये बकायदा बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का ब्रांड है सर्फ एक्सेल। इसी तरह से एरियल बहुत बड़ी है। लेकिन क्या है, कुछ लोकल प्रोडक्ट्स होती हैं कि वो सर्फ बनाते हैं और छोटे लेवल बनाते हैं, मतलब एक दिन में 100 किलो बना लिया, 100 किलो बना के उसकी पैकिंग करके और छोटे जो एरियाज होते हैं गली मोहल्लों में जाके दे दिया और उसमें से अपना मर्ज। अब ये मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो बहुत छोटे लेवल पर काम कर रही होती हैं और एक फिक्स लेवल पे काम कर रही होती हैं। अमूमन इनका जो विजन होता है वो भी बहुत बड़ा नहीं होता। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन अक्सर वो होती हैं कि जो बहुत जल्दी ग्रो भी नहीं करती, बहुत स्लो प्रोसेस होता है इनकी ग्रोथ का भी। इसी तरह से कुछ मैंने एक दो फैक्ट्रीज को जानता हूँ, वो जूस बनाते हैं, ये जो बच्चों के होते हैं ना, उसको टेट्रा पैक में जो जूस होता है और मैंगो जूस या इस तरह से, तो वो जूस बनाते हैं, वो छोटा सा सेटअप है बिल्कुल, 2 लाख से ऐसे सेटअप लग जाते हैं, 2.5 लाख से लग जाते हैं। और उनकी मार्केट भी कोई एक स्पेसिफिक एरिया होता है, कुछ शॉप्स उनके उनसे परचेज कर रही होती हैं। तो ये जो लोकल छोटी छोटी प्रोडक्ट्स होती हैं। अच्छा, इस तरह से कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिनका जो होती मिशनरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पर कोई कंप्रोमाइज नहीं कर रही होती, जिसकी वजह से वो आने वाले टाइम में उनका विजन भी अच्छा होता है और वो बहुत जल्दी बहुत तेजी से ग्रो करना शुरू करती हैं और कुछ बहुत शॉर्ट टाइम में वो ना एक बकायदा ब्रांड बन जाते हैं। तो मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन लाजमी ये नहीं है कि उनका विजन अच्छा ना हो, समटाइम मिशनरी ऑर्गेनाइजेशंस का विजन भी बहुत अच्छा होता है और वो एक दिन ब्रांड भी बन जाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग जो है वो बहुत छोटे लेवल से होती है। हाँ जी बेटा, ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए? प्लीज मुझे रिप्लाई कीजिएगा, अफान, अमीर हमजा, जुहेब। ओके गुड, थैंक यू। जी बेटा, अब ये थोड़ा सा डिफरेंसेस जो हमने 6 ये जो ऑर्गेनाइजेशन की टाइप डिस्कस की हैं, इनका जो हमने चीजें डिस्कस की हैं ना, उन्हीं को इसने टेबल की फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया है। ये बिल्कुल सब कुछ वही है जो भी हमने डिस्कस किया है। इसको एक दफा आप लोग खुद से रीड करें। ये जो आपने देखा, ये इसके कॉलम्स बने हुए हैं, रोज बनी हुई हैं, कि बिजनेस एनवायरनमेंट, इंटरनल फीचर्स, की ऑर्गेनाइजेशन एलिमेंट्स, मेन कोऑर्डिनेटिंग फैक्टर। और इस साइड पे ऑर्गेनाइजेशंस की टाइप के नाम लिखा हुआ है, सिंपल स्ट्रक्चर, मशीन स्ट्रक्चर, प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी, डिविजनलाइज्ड फॉर्म, एडहोक्रेसी एंड मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन। तो आप जरा इनको एक दफा रीड करें, इनका कंपैरिजन करें, और कोई बात नहीं समझ आती तो मुझसे पूछें प्लीज। जी बेटा, देखा है आपने कि ये सारा कुछ सब पॉइंट्स वही दिए हुए हैं, जस्ट उसने पॉइंट्स उठा के टेबल बना दिया और हमें समझाने के लिए ये ज़रा आसान हो जाता है। अच्छा ये बेटा, ये सेकंड पॉइंट से क्या मतलब है बेटा? प्लीज इसको ना सेकंड पॉइंट का नाम कोई बता दें कि आपको क्या रिपीट करवाना चाह रहे हैं आप। और एक और क्वेश्चन ज़ुहैब ने किया, डिसऑर्डर स्ट्रक्चर। बेटा, डिसऑर्डर स्ट्रक्चर वो होता है कि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके जो ऑपरेशंस हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, मींस के किसी को ये एग्जैक्ट जो है ना इंस्ट्रक्शन और वो नहीं पता होती, और मुख्तलिफ लोग उसको मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हैं। और जो प्रोजेक्ट्स में एक प्रोजेक्ट के अंदर डिफरेंट टीम्स होती हैं, उस टीम के अंदर आगे फर्दर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। तो मीन्स कि ये अमूमन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, बिग ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है कि डिसऑर्डर स्ट्रक्चर होता है, क्लियर लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं होता, स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है ना, वो एक क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं, इंस्ट्रक्शन पर्सन नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे मैं इसको मैंने आपको बीजेडयू की एग्जांपल दी थी कि एक पर्सन को जो इंस्ट्रक्शन है वो 2-3 जगह से आ रही है,
किसी एक जगह से नहीं आ रही। तो दिस इज समथिंग लाइक ये डिसऑर्डर स्ट्रक्चर है कि क्लियर पता नहीं है कि लाइन ऑफ जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या है। इट इज नॉट क्लियर इनफैक्ट। जी जहेर, ये पॉइंट समझ आया। अच्छा जी, दूसरा है मशीन ब्यूरोक्रेसी। ओके बेटा, मशीन ब्यूरोक्रेसी में ये होता है कि देखिए आपकी बुक में जो लाइन ली मैं उसको आपको रिपीट करके समझाता हूँ कि इन द मशीन ब्यूरोक्रेसी द टेक्नो स्ट्रक्चर इज द डोमिनेंट एलिमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। फिक्स्ड पैटर्न होते हैं, फिक्स्ड चीजें होती हैं। द एंटिटी इज कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय ब्यूरोक्रेसी एंड द एम्फेसिस इज ऑन कंट्रोल थ्रू रेगुलेशन। मैंने आपको इसमें बताया कि इस मशीन ब्यूरोक्रेसी में रूल्स रेगुलेशन को डिजाइन हो जाते हैं और जस्ट हमने उन रूल्स रेगुलेशन को ही फॉलो करना होता है। इसमें जो ह्यूमन एलिमेंट है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। ह्यूमन इज वर्किंग जस्ट लाइक अ लेबर, ये फिक्स पैटर्न है कि ये इस तरह से काम करना है और बस उस फिक्स पैटर्न को फॉलो करके ऑपरेशंस कंप्लीट किए जा रहे हैं। जो उसको लीडरशिप का रोल है वो कम हो जाता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में। It is difficult for an entity with the type of organization to react quickly। अब चूंकि रूल्स रेगुलेशन बने हुए होते हैं, उसको ह्यूमन डीलिंग्स कम हो रही होती हैं, तो चेंज को जो रिक्वायरमेंट होती है कि क्विकली एक्सेप्ट किया जाए या चेंज लाया जाए, वो इतना आसान नहीं हो रहा होता बिकॉज के ह्यूमन रोल कम हो गया होता है। This structure is therefore more suitable for entities that operate in स्टेबल बिजनेस एनवायरनमेंट। मैंने आपको ये समझाया था कि स्टेबल बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब ये होता है कि ऐसा बिजनेस एनवायरनमेंट जिसमें आए दिन कोई ना कोई चेंज रिक्वायर ना हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ कि गूगल का जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो स्टेबल नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट का बिजनेस एनवायरनमेंट स्टेबल नहीं है, एप्पल का बिजनेस एनवायरनमेंट स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं, जितनी खासतौर पे आईटी से रिलेटेड जितनी इंडस्ट्रीज हैं, यहाँ पे मुसलसल चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ता है और चेंज लेके आना पड़ता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट स्टेबल होता है। फॉर एग्जांपल जो नेस्ले है, अब नेस्ले में आपको कुछ इतना खास चेंज नहीं चाहिए। मतलब जो आप जूस बना रहे हैं तो भी आपको एक रूटीन के फिक्स पैटर्न पे चल रहे हैं आप। फॉर एग्जांपल आप जैसे उसको टेट्रा पैक मिल्क है तो वो भी आपका फिक्स पैटर्न है जो चल रहा है। मीन्स कि आपको ना कंटिन्यूअसली और रोजाना की बेसिस पे चेंज नहीं चाहिए। लेकिन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो चलती ही चेंज पर हैं, जिनकी ग्रोथ चेंज के बगैर रुक जाती है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन वो होती हैं जिनको हम मशीन ब्यूरोक्रेसी के अंडर लेकर आ रहे होते हैं। जी बेटा, इज इट क्लियर? ओके बेटा, ये चैप्टर हमारा एंड हो गया है। इसको आप दोबारा अच्छी तरह से रिवाइज करें। कोई पॉइंट ना समझे तो आप यू कैन आस्क टू मी एनी टाइम। बेटा कल आपका चैप्टर 4 का टेस्ट है और फ्राइडे को चैप्टर 5 का टेस्ट है। और आई वुड रिकमेंड कि अगर आप सैटरडे को भी टेस्ट दे दें तो अच्छी बात है। 2-3 दिन आप मुसलसल टेस्ट दें, आपकी अच्छी प्रेपरेशन हो जाएगी। सैटरडे को आई वुड रिकमेंड कि आप चैप्टर 2 का हाफ टेस्ट दे दें, तो ये है कि आपकी जो टेस्टिंग है वो साथ साथ कवर अप हो जाएगी। व्हाट डू यू से, इज इट ओके? कल चैप्टर 4, परसों चैप्टर 5 एंड सैटरडे को चैप्टर 2 हाफ। तो आपकी एक बहुत अच्छी प्रेपरेशन हो जाएगी, आप एक उसको तैयारी करने के फ्लो में भी आ जाओगे।